कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत बुरी तरह से रो रही है और रोते हुए वह अपने ही हाथों से अपने ही पति का मुंह और नाक बंद कर रही है। धीरे धीरे उस आदमी की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं और ठीक इसी पल जब यह आदमी मर चुका होता है तभी दूर आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। यानी कि अगर यह हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ ही मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद यह आदमी बच सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अब इस औरत को अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस बात के साथ गुजारनी होगी कि उसने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ली। अब यह सब आखिर कैसे हुआ और ये दोनों इस हाल में कैसे पहुंचे, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल यह कहानी निक और लोरी नाम के एक नए नवेले जोड़े की है जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है और अब यह दोनों अपने हनीमून के लिए शिकागो से निकलकर एरिजोना के एक छोटे से टाउन विलियम्स में आते हैं। निक का बचपन से यह सपना रहा है कि वह एक बार ग्रैंड कैनियन जरूर देखे, इसलिए वह चाहता है कि उनकी शादी के यह शुरुआती दिन जिंदगी भर याद रहने वाले बन जाएं। शहर पहुंचने के बाद यह दोनों एक छोटे से मोटल में रुकते हैं जिसे एक अजीब लेकिन दोस्ताना स्वभाव वाली औरत चलाती है। निक अगली ही सुबह म्यूल यानी खच्चर की सवारी करके ग्रैंड कैनियन के अंदर जाने की तैयारी में जुट जाता है। इसी दौरान लोरी मजाक में उससे कहती है कि क्यों ना हम पूरा वीकेंड बस अपने कमरे में ही आराम से बिता दें, लेकिन निक इस रोमांचक सफर का सपना कई सालों से देख रहा था, इसलिए वह रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और आगे चलकर हमें भी यही लगेगा कि काश निक ने उस दिन लोरी की ये बात मान ली होती। अब शाम होते ही यह दोनों विजिटर सेंटर जाते हैं जहाँ पर निक को एक बहुत ही निराश करने वाली बात पता चलती है। असल में ग्रैंड कैनियन के अंदर म्यूल राइड के लिए एक बैक कंट्री परमिट की जरूरत होती है और इस परमिट के लिए एप्लीकेशन कई महीने पहले से डालनी पड़ती है। वहाँ का रेंजर साफ साफ कह देता है कि बिना परमिट के अंदर जाना पूरी तरह से मना है। ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। उसी रात दोनों एक बार में रुकते हैं जहाँ इनकी मुलाकात हेनरी नाम के एक बुजुर्ग गाइड से होती है। हेनरी इस इलाके का बहुत पुराना जानकार होता है और अपने रोमांचक किस्से सुनाना उसे बहुत पसंद होते हैं। जब हेनरी इन दोनों की बातें सुनता है कि इनका परमिट नहीं बन पाया, तब वह खुद ही इन्हें ऑफर देता है कि मैं तुम्हें प्राइवेट म्यूल राइड पर ले जा सकता हूँ और परमिट का पूरा इंतजाम भी मेरा काम है। यह सुनकर निक की आंखों में खुशी झलकने लगती है, लेकिन लोरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, पर फिर भी वह निक की खुशी के लिए मान जाती है। अगली सुबह यह दोनों तय की गई जगह पर पहुंचते हैं जहाँ हेनरी पहले से ही अपने खच्चरों के साथ खड़ा होता है। लोरी उससे पूछती है कि परमिट कहाँ है। तब हेनरी सिर्फ मुस्कुराकर अपनी जेब को थपथपा देता है और कहता है कि सब इंतजाम हो चुका है, लेकिन वह कागज कभी भी उन्हें नहीं दिखाता। लोरी को थोड़ी झिझक तो होती है, मगर निक के भरोसे पर वह चुप रह जाती है और तीनों अपनी म्यूल राइड शुरू कर देते हैं। हेनरी 4 खच्चरों को लेकर आया होता है, जिनमें से 3 पर यह तीनों सवार हो जाते हैं और चौथे खच्चर पर इनका सारा सामान लाद दिया जाता है, जिसमें खाना, पानी और फर्स्ट एड की चीजें रखी होती हैं। जैसे जैसे यह लोग ग्रैंड कैनियन के अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं, चारों तरफ का नजारा इन्हें पूरी तरह से हैरान कर देता है। निक और लोरी दोनों यही सोचते हैं कि उनकी यह ट्रिप वाकई में जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा साबित होने वाली है। रास्ते में हेनरी इन्हें इस इलाके की पुरानी हिस्ट्री बताता चलता है और अपने शरीर पर मौजूद जानवरों के काटने के पुराने निशान दिखाते हुए अपनी बहादुरी के किस्से भी सुनाता है। इसी दौरान हेनरी के पास शराब की एक बोतल होती है जिसे वह चलते चलते पीता रहता है। निक भी इसे देखकर उसे शराब मांग लेता है, लेकिन लोरी उसे अजीब तरीके से घूरती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी बड़ी उतराई से नीचे उतरते वक्त किसी एक का होश में रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद जब यह रुककर नजारा देख रहे होते हैं, तब हेनरी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 12,000 साल पुराने पत्थरों पर बने, प्राचीन पत्थर पर बने पुराने चित्र दिखा सकता हूँ और जिस जगह तक पहुँचने में करीब आधे दिन का सफर लगेगा। लोरी थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वह जगह परमिट वाले इलाके के बाहर पड़ती थी, लेकिन निक कहता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए लोरी आखिरकार मान जाती है और तीनों उस दूसरी जगह की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आगे का रास्ता और भी शांत और सुनसान हो जाता है। हेनरी रास्ते में एक जगह इन्हें दिखाता है जहाँ 1869 में जॉन वेस्ली पॉवल नाम के एक मशहूर खोजी ने अपना नाम एक चट्टान पर खोदा था। निक वहाँ रुककर एक फोटो खींचता है और फिर सफर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अब मंजिल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती है। हेनरी का खच्चर अचानक रास्ते में एक रैटल स्नेक यानी जहरीले सांप को देख लेता है और डर के मारे बेकाबू होकर उछलने लगता है, जिस वजह से हेनरी और लोरी दोनों जमीन पर जा गिरते हैं। इससे पहले कि हेनरी उठने की कोशिश कर पाता, तभी वह जहरीला सांप उसके चेहरे और हाथ पर काट लेता है। हेनरी तुरंत ही उस सांप को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन घबराए हुए बाकी खच्चर भी वहां से भाग जाते हैं और इनका सारा सामान अपने साथ ही ले जाते हैं। दर्द से कराहते हुए हेनरी निक से कहता है कि तुम पीछे जाओ और उन खच्चरों को किसी भी तरह से पकड़कर वापस लाओ। निक फौरन भागता है, जबकि लोरी अपना मोबाइल फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन वहां पर नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं होता। कुछ देर बाद निक वापस लौटता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक ही खच्चर होता है। जिस खच्चर पर सारा सामान लदा हुआ था वह हाथ से पूरी तरह निकल चुका होता है। अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। हेनरी के चेहरे और हाथ दोनों जगह जहरीले सांप के काटने के निशान मौजूद थे। लोरी फौरन उसके हाथ को कसकर बांध देती है ताकि जहर शरीर में न फैले, लेकिन चेहरे के जख्म के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाती। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और अब वापस लौटना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। हेनरी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि घबराओ मत, ये जहर तुरंत जान नहीं लेगा और सुबह होते ही हम मदद के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन अब इनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं बचा था। हेनरी कमजोर होती हुई आवाज में कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उस मरे हुए सांप को आग पर भूनकर खा लो। निक बेमन से आग जलाता है और कांपते हुए हाथों से सांप के मांस को भूनकर खाता है। हेनरी लोरी से भी कहता है कि थोड़ा खा लो, तुम्हें भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोरी डर और बेचैनी की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती। रात जैसे जैसे गहराती जाती है, हेनरी बहुत ही शांत आवाज में इन्हें बताता है कि जहर शरीर में किस तरह से असर करता है, ये सारी जानकारी देता है। हेनरी की यह शांत बातें निक और लोरी को थोड़ी हिम्मत देती हैं, ताकि यह दोनों डर की वजह से पूरी तरह टूट न जाएं। सुबह होते ही हेनरी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। निक और लोरी मुश्किल से उसे खच्चर पर बिठाकर वापसी की राह पकड़ते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं और हर एक कदम पर लोरी को यह लगने लगता है कि शायद वह रास्ता भटक चुके हैं। हेनरी अब इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है कि उसे होश तक ठीक से नहीं रहता। लोरी धीमी आवाज में निक से पूछती है कि अगर हमें मदद नहीं मिली तो फिर क्या होगा। निक खुद भी अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा और हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। कुछ देर बाद यह लोग एक जगह रुकते हैं क्योंकि इन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। ये हेनरी को खच्चर से नीचे उतारते हैं ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन वह आधे होश में ही फिर से खच्चर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। इसी कोशिश के दौरान खच्चर अचानक उछलकर वहां से भाग जाता है। निक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और पीछे लोरी अकेली रह जाती है, जिसके सामने हेनरी की सांसें अब बहुत धीमी पड़ने लगी थी। जिस आदमी ने पूरी रात इतनी बहादुरी दिखाई थी वह अब जहर और दर्द के आगे पूरी तरह टूट चुका था। हेनरी लोरी की तरफ देखकर बस इतना ही कहता है कि मुझे माफ करना, और कुछ ही पलों में हेनरी की आखिरी सांस निकल जाती है। जब निक वापस लौटता है तब वह देखता है कि लोरी जमीन पर बैठी हेनरी के शव को अपने सीने से लगाए हुए रो रही है। यह देखकर निक भी उसे गले लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इन्हें अब यह एहसास हो जाता है कि इनकी असली जंग तो अब शुरू हुई है। लोरी चाहती थी कि हेनरी के शव को साथ लेकर चला जाए, लेकिन बिना खच्चर के यह पूरी तरह नामुमकिन था। इन्हें याद था कि पिछली रात भेड़ियों की आवाजें घाटी में गूंज रही थीं, इसलिए इन्होंने वहीं पास में ही हेनरी को दफना दिया। उस रात यह दोनों आग जलाकर एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहते हैं। निक पूरी रात जागता रहता है क्योंकि अंधेरे में चारों तरफ भेड़िए मंडरा रहे होते हैं। सुबह होते ही निक चुपचाप उन भेड़ियों के पैरों के निशान मिटा देता है ताकि लोरी उन्हें देखकर डर न जाए। अब इनके पास कोई नक्शा नहीं था और कोई रास्ता भी नहीं था, बस सूरज की दिशा देखकर यह अंदाजे से चलने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी निशान इन्हें नजर नहीं आता। भूख से कमजोर हो चुकी लोरी के पास सिर्फ एक चिंगम की गोली बचती है, जिसे यह दोनों बांटकर थोड़ी राहत के लिए खा लेते हैं। भूख से बेहाल होकर लोरी मजाक में कहती है कि काश अभी वह फोन से पिज्जा ऑर्डर कर पाती। तभी अचानक उसके फोन में एक सिंगल नेटवर्क बार दिखाई देता है। वह जल्दी से 911 डायल करती है, लेकिन कॉल लग नहीं पाती। निक कहता है कि अगर हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो शायद सिग्नल मिल जाए। दोनों उस पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में निक को यह उम्मीद भी होती है कि शायद मोटल वाली औरत यह नोटिस कर लेगी कि वह लोग वापस नहीं लौटे और पुलिस को खबर कर देगी, लेकिन यह उम्मीद बहुत कमजोर थी। काफी देर चलने के बाद ये लोग एक डेड एंड तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें वही पुराने पत्थर पर बने पुराने चित्र दिखाई देते हैं जो हेनरी इन्हें दिखाने ले जा रहा था। यानी कि 2 दिन से ये लोग बस गोल गोल घूम रहे थे और वापस उसी जगह के पास आ पहुंचे थे जहां से यह चले थे। ये देखकर लोरी पूरी तरह से टूट जाती है और गुस्से में निक पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इस जिद की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। निक भी जवाब में कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ ही आई थी और अब सारा इल्जाम सिर्फ मुझ पर मत डालो। काफी देर झगड़ने के बाद आखिरकार दोनों शांत हो जाते हैं और निक अपनी वाइफ से माफी मांग लेता है। इसके बाद निक सामने की चट्टान को देखकर सुझाव देता है कि हमें इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें या तो रास्ता मिल जाएगा या फिर सिग्नल मिल जाएगा। लोरी के पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता, इसलिए वह मान जाती है। दोनों उस चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचने पर इन्हें फोन में सिग्नल मिल जाता है और लोरी खुशी से कांपते हुए 911 डायल करती है। इस बार किस्मत से इनकी कॉल लग जाती है, लेकिन सिग्नल अभी भी बहुत कमजोर होता है और कॉल बार बार कट हो जाती है। इस दौरान निक एक हाथ से
चट्टान को पकड़े हुए होता है और दूसरे हाथ से लोरी को थामे रहता है ताकि वह आगे की तरफ झुककर बेहतर सिग्नल ढूंढ सके। यह तरीका आखिरकार काम कर जाता है और इनकी कॉल फिर से लग जाती है। लोरी उन्हें मदद के लिए बुलाने ही वाली होती है कि तभी अचानक जिस पत्थर के सहारे ये दोनों अटके हुए थे वह टूट जाता है और ये दोनों सीधा नीचे जा गिरते हैं। लोरी मिट्टी पर गिरती है और उसे बस मामूली सी खरोंचें आती है, लेकिन निक की एक टांग चट्टान की एक गहरी दरार के अंदर बुरी तरह से फंस जाती है। लोरी उसकी टांग को बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं निकल पाती। फिर वह एक मोटी लकड़ी लेकर आती है और उससे चट्टान को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह सारी कोशिश भी नाकाम रहती है। इनकी बुरी किस्मत यह भी रहती है कि गिरने के दौरान लोरी का फोन भी पूरी तरह टूट चुका होता है। निक उससे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन लोरी बताती है कि वह अपनी लोकेशन बता ही नहीं पाई थी क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वह इस वक्त कहां पर है। निक कहता है कि जो परमिट हेनरी बनवा कर लाया था, अगर हम समय पर वापस नहीं पहुंचे तो शायद रेंजर्स हमें ढूंढने आ जाएंगे। लेकिन लोरी उसे याद दिलाती है कि हम उस जगह पर हैं ही नहीं, क्योंकि निक की जिद की वजह से ये लोग एक बिल्कुल दूसरी जगह आ गए थे जहाँ पर इनका परमिट सिरे से अलाउड ही नहीं था। ये सुनकर निक चुप हो जाता है और दोनों बेबस होकर वहीं आराम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह से रुके रहना भी खतरे से खाली नहीं था। हिम्मत बढ़ाने के लिए निक अचानक एक एक्सप्लोरर की कहानी सुनाने लगता है जिसमें एक शख्स इसी तरह से चट्टान में फंस गया था और उसने अपना ही हाथ काटकर अपनी जान बचाई थी। ये सुनकर लोरी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि निक अब क्या कहना चाह रहा है। निक कहता है कि अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं यह दर्द और सहन नहीं कर सकता। इस लंबे दर्द को झेलने से बेहतर है कि एक ही पल में इससे छुटकारा मिल जाए, वरना भेड़िए यहाँ आकर मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे और हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लोरी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन आखिरकार हौसला जुटाते हुए हाँ कह देती है। लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चाकू था और वह हेनरी के पास था, जिसे यह दोनों पहले ही दफना चुके थे। इसलिए लोरी को दोबारा उसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर हेनरी को दफनाया गया था। निक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम रास्ता भटक जाओगी, लेकिन लोरी कहती है कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है। जाने से पहले वह निक के पास आग जलाकर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर देती है ताकि वह भेड़ियों से खुद को बचा सके। रास्ते में लोरी पत्थरों के निशान बनाते हुए आगे बढ़ती है ताकि वह वापस सही सलामत लौट सके। कुछ घंटों बाद वह हेनरी की कब्र तक पहुंच जाती है और वहां मिट्टी खोदकर वह चाकू निकालने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है और वह चीज देखकर लोरी के होश उड़ जाते हैं। यह वही असली परमिट होता है जिसे लेकर लोरी शुरू से ही हेनरी पर शक करती आई थी। अब लोरी को समझ आ जाता है कि हेनरी झूठा नहीं था, बल्कि वह सच में उनके लिए परमिट लेकर आया था। और यह जानकर लोरी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने बेवजह ही एक अच्छे इंसान पर शक किया था। इसके बाद लोरी सूरज ढलने से पहले वापस लौट आती है और देखती है कि निक बेहोश पड़ा हुआ है। वह अपनी हिम्मत जुटाकर तैयारी करने लगती है और जैसे ही निक को होश आता है तो वह शांत होकर सिर हिलाकर हाँ कह देता है। यह दृश्य बेहद दर्दनाक बन जाता है। लोरी कांपते हाथों से पहले चाकू से मांस काटती है, फिर जहां हड्डी आती है वहां वह एक पत्थर से चाकू पर जोरदार वार करती है, जिससे हड्डी भी टूट जाती है और आखिरकार निक की टांग चट्टान से अलग होकर पूरी तरह आजाद हो जाती है। इस भयानक दर्द से निक बेहोश हो जाता है। इसके बाद लोरी उस जख्म को चाकू गर्म करके दागती है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन न फैले और इसी हालत में दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। रात में लोरी की जब आंख खुलती है तो वह देखती है कि कुछ भेड़िए दूर से उन्हें घूर रहे हैं। वह चिल्लाती है जिससे वह भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और तभी निक की भी नींद खुल जाती है। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा होता है और वह मजाक में कहता है कि घर जाकर मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा क्योंकि एक टांग वाले से कोई भी स्पोर्ट्स शू नहीं खरीदेगा। इतना कहकर निक फिर से सो जाता है। लोरी कुछ जलती हुई लकड़ियों को जमीन में गाड़कर अपने और निक के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से भेड़िए वहां आ जाते हैं। लोरी जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और आग तथा चाकू के सहारे उन्हें दूर रखने की कोशिश करती है। तभी एक भेड़िया उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसे पकड़कर खींचने लगता है। लोरी उससे पूरी ताकत से संघर्ष करती है और आखिरकार चाकू से वार करके उस भेड़िए को मार डालती है। अगली सुबह लोरी एक साधारण सा स्ट्रेचर बनाती है और निक को उस पर लिटाकर आगे की तरफ खींच कर ले जाने लगती है। खून की कमी और प्यास की वजह से निक बुरी तरह बेहाल हो चुका होता है और उसकी आंखें भी अब धुंधली पड़ने लगी थी। लोरी उसे भेड़िए का मांस खाने के लिए देती है, लेकिन निक की हालत इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वह उसे चबा भी नहीं पाता। निक कहता है कि इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं यहीं इन हसीन वादियों में मर जाऊं और हमेशा के लिए यहीं खो जाऊं। लोरी उसे डांटते हुए कहती है कि दोबारा ऐसी बात मत कहना। ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वह स्ट्रेचर टूट जाता है। निक कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, लेकिन लोरी साफ मना कर देती है। वह एक लंबी और मजबूत टहनी उठाकर लाती है और उसे बैसाखी बनाकर निक को सहारा दे देती है, जिसके सहारे यह दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन निक अब चल पाने के काबिल भी नहीं रहता और वह जमीन पर गिर पड़ता है। लोरी देखती है कि उसका जख्म बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए वह अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर
उसकी पट्टी बांधती है। तभी खून की खुशबू से आकर्षित होकर वहाँ फिर से भेड़िए आ जाते हैं। लोरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और निक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह से लाचार हो चुका होता है। भेड़िए अब उन दोनों पर हमला करने लगते हैं और लोरी अकेले चाकू के सहारे उनका मुकाबला करती है, लेकिन भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वह आखिरकार पूरी तरह से थक जाती है। लोरी को यह अच्छी तरह समझ आ जाता है कि अब वह निक की रक्षा नहीं कर पाएगी। तभी उसे अपनी शादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें दोनों ने यह कसम खाई थी कि मौत के सिवा कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। ये याद आते ही लोरी निक के करीब झुकती है और उसके चेहरे को सहलाती है। लोरी रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद वह अपने ही हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर देती है और धीरे धीरे निक की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। लोरी फूट फूट कर रोती रहती है और ठीक इसी वक्त लोरी को वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अगर यह हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले भी पहुंच जाता तो शायद निक जिंदा बच सकता था। ये देर से आई मदद लोरी को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है और वह अपने ही दर्द और सदमे में डूबकर रोते रोते हंसने लगती है। इसी के साथ यह दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।